नाज़रीन वेलकम बैक। ब्रेक के बाद मेरे पास इस वक्त इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और दर्द दिल रखने वाले दो लोग जो इधर मौजूद हैं कोर कमांडर हाउस यानी जनाह हाउस में, और मैं इनकी गुफ्तगू सुन रहा था। मैं समझता हूँ कि जी हर ज़ी शऊर शख्स जो है, जो इस रियासत पाकिस्तान का रहने वाला है और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है और समझता है कि इस पाकिस्तान के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई, और कौम के जज्बे एक दिन में नहीं बनाए जाते। कौम के जज्बों को बनते हुए बहुत वक्त लगता है, और जिस तरह से उन जज्बों को चंद लम्हों में जो है वो बिगाड़ दिया गया, अब उस बिगड़ी हुई तस्वीर को हमने किस तरह से सही करना है, इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए जिसमें पाकिस्तान के हालात भी हैं और कोर कमांडर हाउस के जिस तरह के हालात हैं, मैं इस कहने में कोई आर नहीं है कि उन लोगों ने इस मुल्क का भी वही असर किया हुआ था कि आज वो बंद कर दो, आज फ़लाँ शहर बंद होगा, कल फ़लाँ शहर बंद होगा, और जब से वो बंद हुए इस मुल्क में सुकून है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरे राइट साइड पे डॉक्टर अरसलान, एंकर पर्सन हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इनको भी वेलकम करता हूँ मैं। और मेरे लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं हाफिज़ साद साहब, सहाफ़ी हैं, और इनको भी वेलकम करता हूँ। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे और मैं जब यहाँ मूव कर रहा था तो यकीन करें ये एक फ़र्ज़ी जुमला नहीं है, वाक़यातन दिल खून के आंसू रो रहा है जिस तरह से 9 मई का वाक़या हुआ है। तो आप ज़रा इस पे काइंडली बता दीजिए कि आपने यकीनन पहले भी यहाँ प्रोग्राम किए हैं, वीलॉग भी किए हैं, और आप इसको आज आप दोबारा से जब आए हैं तो क्या उसमें कोई दुख में कोई कमी आई है या वैसे ही वो ताज़ा है? जवाद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस इंतहाई अहम मौजू के ऊपर मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की दावत दी। मेरा दुख अभी भी वैसा ही है, उसी तरह से तरोताज़ा है। आज 9 मई को गुजरे हुए तकरीबन 7 माह से ज़ायद का वक्त हो चुका है, लेकिन इस जनाह हाउस के दरो दीवार हमें झंझोड़ रहे हैं, हमारे ज़मीर को बार बार झंझोड़ते हैं कि देखो उन लोगों ने, जिन लोगों ने पाकिस्तान को बनाया था, उन बनाने वालों के साथ यहाँ के माशरे ने क्या हाल किया है। वो नौजवान नस्ल जिसने इस पाकिस्तान की तामीर में किरदार अदा करना था, उस नौजवान नस्ल ने इस जनाह हाउस को किस तरह से इसके दरो दीवार को खाकस्तर कर दिया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन नौजवानों का इसमें कोई कसूर नहीं है, बल्कि उनकी तरबियत करने वालों का इसमें कसूर है, जिन्होंने हमेशा से एक माइंडसेट को लेकर चले कि पाकिस्तान के अंदर शायद उनकी हुक्मरानी क़यामत तक कायम रहेगी और वही इस निज़ाम के स्याह व सफ़ेद के मालिक रहेंगे। उन्हीं के लिए तमाम चीज़ें चलनी चाहिए, ना कि किसी और के लिए वो चीज़ें चलें। हक़ के हुक्मरानी जब आप अपना तस्लीम कर लें और दूसरे के हक़ के हुक्मरानी को आप दबाएँ तो फिर जनाह हाउस जैसे वाक़यात होते हैं, फिर 9 मई जैसे वाक़यात होते हैं। बदकिस्मती से एक पार्टी के लीडर ने ये कुछ किया था इस कौम के साथ। सरकारी ख़जाने का अरबों रुपया उन्होंने पिछले 10 साल के अंदर KPK से निकाला, सोशल मीडिया कैंपेन्स के ऊपर लगाया और नौजवान नस्ल की इस अंदाज में तरबियत की कि मैं अगर किसी बात के ऊपर बोलूँ और फिर बोलने के बाद मैं उससे यू टर्न ले लूं तो वो यू टर्न कौम के वसीतर मुफाद में लिया जा रहा है। ये है बेसिकली उन्होंने माइंडसेट किया, और दूसरे को कहा कि ये झूठ बोल रहा है, ये चोर है, ये डाकू है। ये डॉक्टर साहब एक ये आपने बिल्कुल सही कता कलामी कर रहा हूँ। मुझे आप ही की गुफ्तगू से ये बात सामने आई कि क्या सिर्फ एक लीडर जो है वो खुद जब कहता है कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि किसी के मैं समझता हूँ ईमान उसके अंदर क्या ईमान है मुझे ज़ाहरी तौर पे तो नहीं इल्म हो सकता, वो अल्लाह को पता है, उसका पता है, लेकिन जो खुद कहता है कि मैं प्ले बॉय था, जो खुद कहता है मैं ये काम करता था, जो खुद अपनी बुराइयां गिनवाता है, फिर कौम जो है जिन बच्चों का आप कह रहे हैं कोई कसूर नहीं है, क्या उनको इतना शऊर ही नहीं है कि वो उसका जो काला शऊर है उसको उन्होंने अपना लिया? देखिए, हमें एक बड़ी तफसील के साथ हमें बताया गया कि जी मैं तो पाक साफ़ हूँ, मैं तो रियासत मदीना का दावेदार हूँ, मैं तो इस मुल्क से करप्शन का खात्मा करूँगा, मैं एक नया पाकिस्तान बनाऊँगा। ऐसे ख्वाब दिखाए गए जिसमें 1 करोड़ नौकरियाँ थी, जिसमें 50 लाख घर थे, जिसमें करप्शन का खात्मा था, पुलिस को डीपोलिटिसाइज करना था, जिसके अंदर सूबों को मजबूत करने की बात की गई थी, जिसके अंदर पाकिस्तान में नहरी निज़ाम को लाने की बात की गई थी, डैम बनाने की बात की गई थी, बिजली के कारखाने लगाने की बात की गई थी। मुझे तो वर्गलाया गया था सर, मेरे तो ख्वाब चकनाचूर हुए उस वक्त जब वो इक्तदार के अंदर आए, और इक्तदार में आने के बाद ये मालूम हुआ कि 3.5 साल के अंदर एक ईंट भी नहीं रखी गई।
मेरे तो उस वक्त ख्वाब चकनाचूर हुए, मुझे बताएं मेरा क्या कसूर है। फिर सोशल मीडिया एक ऐसी इस वक्त में एक ताकत है जिस ताकत को उस आदमी ने बतौर हथियार इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के नौजवान नस्ल को पहले नया पाकिस्तान के नाम पर वर्गलाया, और उसके बाद जब अपनी बुराइयां और अपनी कमजोरियां सामने आई। मैं आपको एक मिसाल देता हूं ना कि एक ऑफिस के अंदर आप एक एम्प्लॉय को हायर करते हैं, और एम्प्लॉय हायर होते हुए ये एग्रीमेंट करता है आपके साथ कि जनाब मैं आपकी प्रोडक्शन के मामलात को दुरुस्त कर दूंगा, टेक्निकल इश्यूज को आपके सॉल्व करूंगा, मैं आपके लाइट के इश्यूज को सॉल्व कर दूंगा। जब आप उसको कहते हैं कि ठीक है 3 माह का टाइम है, 3 माह के बाद हम एक रिपोर्ट का जायजा लेंगे, कि आपकी परफॉर्मेंस का जायजा लेंगे, और वो 3 माह के बाद कहता है कि जी ये मुझे जिस कुर्सी पे आपने बिठाया था ना, इसका नीचे से पेज टूटा हुआ है, ये पेज ठीक करें, फिर मेरी परफॉर्मेंस शुरू होगी। तावीलें पेश की गई। तावीलें पेश की गई। साथ साहब को भी शामिल कर लें। प्लीज साथ साहब, जिस तरह से डॉक्टर अरसलान ने बात की है, उन्होंने बड़ी अहम बात की है, लेकिन मेरा फिर वही सवाल है, क्या वो जो फ्रेम में एक पिक्चर सजा के जो लोगों के जहनों में बताई गई थी, उसकी खूबसूरती जो है, जब उसको मैं ताफ़न ज़दा हो गई है अब वो, जिस तरह से उन्होंने जो काम किए हैं, 9 मई वाला जो वाक़या किया है, क्या अभी भी उन नौजवानों के दिल में वही बात है जो उस तरह से, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि आगाज़ जिस तरह से हुआ था, जिस तरह से उनको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया था? क्योंकि अब तो वो खुद अपनी ज़ुबानी, मैं समझता हूँ कि इस बात का इकरार कर रहे हैं, बल्कि इकरार जुर्म कर लिया उन्होंने कि ये जुर्म हमसे हुआ है। सर, कुछ लोग तो इसमें बिल्कुल ऐसे हैं जो इस बात से मुतनफ़र हो गए, उनके सामने ये चेहरा आ गया है। देखें, ये हमारी कौम का सासा था, जिना हाउस, और आज ये इंसाफ मांग रहे हैं। बार आपने जिना साहब का जला हुआ पियानो देखा है, ये सामने हमारे जिस तरह ये घर पूरा जला हुआ है, एक खंडर की हालत है। ये हमारी कौम का सासा था, और यहाँ आके मुझे इस बात से शर्मिंदगी हो रही है कि ये लोग अभी तक आज़ाद हैं। यकीनन आप भी यही महसूस कर रहे होंगे। दूसरा सर, जो आपका सवाल है कि क्या ये लोग अभी तक, सर मुझे ऐसे लगता है कि एक कौम, एक ऐसी जहन साजी की गई है एक ग्रोह की, जो बिल्कुल पाकिस्तान दुश्मन हो चुका है। इस वक्त वो एक शख्स के एक फ़ैन क्लब है जो उससे बाहर, एक कल्ट है जो उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहा। और मुझे हैरानी होती थी कभी जब मैं सोचा करता था कि कैसे बनी इसराइल ने अपनी आंखों से देखा कि फ़िरौन पे कैसे अजाब आए। उन्होंने अपनी आंखों से समंदर के 2 हिस्से होते हुए देखे। ये सब मौजज़ात अपनी आंखों से देख के वो लोग आए, और फिर कैसे एक सामरी पे ईमान ले आए। हारून अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में उन्होंने एक सामरी पे ईमान लिया, जिन लोगों ने ये सारे मौजज़े अपनी आंखों से देखे थे। मैं इन वाक़यात पे सोचा करता था ये कैसे हो सकता है, लेकिन आज जब मैं इमरान खान को और उसके फॉलोअर्स को देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये एक वैसी ही कौम है, ये भी एक सामरी है, और ये वही लोग हैं। और शायद जिस तरह 40 साल तक सहरा सीना में घूमने के बाद जब वो एक नस्ल ख़त्म हुई, तो उसके बाद मुझे लगता है कि जो कुछ लोग अब इस ज़हनी बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं ना, इनका इलाज बहुत मुश्किल है, और ये बेशक पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका जो इलाज है तो वो फिर सज़ा है, तो क्या पाकिस्तानी अदालतें इतनी ताकतवर हैं कि ऐसे लोग जो इंटरनेशनल एजेंडे को इस पाकिस्तान में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सारे उनके फॉलोअर हैं, और कल्ट जो है वो बहुत बेहतर लफ्ज़ है और आपने वो यूज़ किया है, तो इस कल्ट से किस तरह नबरदाज़मा, किस तरह जान छुड़ाई जा सकती है? देखें जी, कल्ट से तो नबरदाज़मा होने के लिए ऑब्वियसली हमें बड़े पैमाने के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये जहन साजी एक दिन में तो हुई नहीं है। इस जहन साजी के पीछे मैंने बताया है कि KPK हुकूमत के अरबों रुपए लगे हैं, और इमरान खान साहब ने 10 साल वहाँ पर हुकूमत की है। 10 साल उन्होंने यहाँ पर अरबों रुपए इस सोशल मीडिया कैंपेन्स के ज़रिए से लगाए हैं। और आज भी आप सोशल मीडिया उठा के देखें तो ऐसा महसूस होता है जैसे मुल्क के अंदर कोई निज़ाम नहीं है, फस्तायत है, जिसमें अदल नहीं है, जिसके अंदर हुक्मरानी जो है वो शायद वो ये उनके बकौल वो ये समझते हैं कि उसके ऊपर कदगन लगाई गई है, और तमाम चीज़ों को वो इस तरह से पोर्ट्रे करके पेश कर रहे हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक जिस तरह से उन्होंने ये जहन साजी की है, हमें काउंटर नैरेटिव के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और काउंटर नैरेटिव इस तरह से बिल्ड करना है कि हमें भी सोशल मीडिया के ऊपर रियलिटीज़ को बयान करना है, हकाइक को बयान करना है। अब देखें, मैं मिसाल देता हूँ आपको, कुछ हमारे यहाँ लोगों की सोच ये होती है कि जी फलां बंदा खंबे को टिकट दे देगा, मैं उसके पीछे खड़ा हो जाऊँगा। अब ये जो सोच है, ये जो माइंड सेट है, ये जो आइडियोलॉजी है, इट मीन्स आप जो है वो कैंडिडेट को देख के फैसला नहीं कर रहे, आप अपनी सोच का इस्तेमाल नहीं कर रहे कि ये आदमी मेरे लिए दुरुस्त है या नहीं।
जब तक इंसान अपनी सोच के दरवाजे बंद रखेगा और वो किसी और के ऊपर इसी तरह अंधी तकलीद करता चला जाएगा, तो फिर इस कौम की तरक्की रुक जाएगी और ये कौम आगे नहीं बढ़ पाएगी। हमें जो है उस माइंडसेट के लिए, उसको कल्ट से निकालने के लिए काउंटर नैरेटिव के ऊपर काम करना होगा और उसी तरह से, उसी जोरों शोर से काम करने की जरूरत है जिस जोरों शोर से ये कल्ट बनाने के अंदर एक किरदार अदा हुआ। अच्छा, ये नजरियात होते हैं जो जाहिर है किसी भी पॉलिटिकल जमात के कुछ नजरियात होते हैं, तो ये तो एक्सपोज हो गई ये जमात कि उनके क्या नजरियात ही ये थे। आज मैं ये मंजर जो आप देख रहे हैं, डॉक्टर साहब आप भी और हाफिज साहब आप भी, ये जो मंजरनामा देख रहे हैं, अगर कुछ अरसा मुल्क इनके हाथों में और रह जाता तो क्या जिस तरह इस कोर कमांडर हाउस, जिनाह हाउस का हाल उन्होंने किया है, तो क्या इस वतन अजीज का हाल भी यही देखते आप? वतन का हाल तकरीबन इन्होंने ये कर ही दिया था। मुल्क को तो डिफ़ॉल्ट कर चुके थे ये, सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे अब डिफ़ॉल्ट होना बाकी था, वरना आप किसी भी घर के हालात देखें, आम पाकिस्तानी के जो हालात हैं इस वक्त, जो इनके दौर में मईशत जहाँ तक हो गई, एक मुल्क जो बहुत मुश्किल से ठीक हो रहा था, हमने सारे मसाइल पे काबू पाया था, उसको ऐसा गिरा दिया है कि अभी तक ये संभल ही नहीं पा रहा। और इसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। जब इनकी हुकूमत गई, उसके बाद इन्होंने जो अगली हुकूमत आई उसको काम ही नहीं करने दिया। रोज़ाना की बुनियादों पे धरने, सोशल मीडिया कैंपेन, जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी बताया, और ये एक पूरा कल्ट है जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ लगा हुआ है। और ये इनका एजेंडा, जैसे आपने कहा कि इनका क्या एजेंडा है, इनका एजेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। ये यकीनन पाकिस्तान के दुश्मनों का एजेंडा है और ये पाकिस्तान के सहूलतकार हैं। और नहीं, पाकिस्तानी दुश्मनों के सहूलतकार, पाकिस्तानी दुश्मनों के सहूलतकार हैं, बिल्कुल। और बहुत से लोग, शायद आम आवाम, जो इनका साथ शिकार हो गई है इनके एजेंडे का, जिन बेचारों को शायद पता ही नहीं है कि वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जिस मुल्क में डॉक्टर साहब एक कौमी मुजरम को, मैं तो कौमी मुजरम कहूँगा ना, कौमी मुजरम को एक होता है करप्शन करना, एक होता है अपना मॉरल करप्शन थोड़ी बहुत कर देना, एक कौम के साथ क्राइम करना, कौम के जज्बात के साथ खेलना, उसके नज़रियात के साथ खेलना। एक कौमी मुजरम को जब अदालतों से रिलीफ मिलता है, तो डॉक्टर साहब आप कैसे सोचते हैं, आपका दिलो दिमाग जो है क्या उसको एक्सेप्ट करता है या मजबूरन एक्सेप्ट करता है? देखिए, हमें अदालती निज़ाम के ऊपर तो हमारे बहुत से सवालात हैं और हम इसीलिए तो अदालती निज़ाम के अंदर चूँकि डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो इंटरनेशनल इंडेक्स आप उठा के देखें कि हमारा नंबर कहाँ पे खड़ा हुआ है। हम शायद उस तरह के परफॉर्मेंस 76 साल में दे ही नहीं सके, बदकिस्मती से, जिस तरह की हमें देनी चाहिए थी। हमारे यहाँ पे वो अदालतें रही हैं जो अदालतें मुख्तलिफ़ लोगों के असर व रसूख के अंदर रहते हुए फ़ैसले करती आई हैं। और ये वक्त के हुक्मरानों ने अदालतों को जब अपनी घर की लौंडी बनाया, तो फिर यही हुआ कि फिर इंसाफ जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। और जब दो हिस्सों में तकसीम हुआ तो उस इंसाफ से फिर गरीब आदमी तो उस तरह से फ़ायदा ना उठा सका, लेकिन हुक्मरान अलबत्ता उससे फ़ायदा ज़रूर उठाते रहे हैं। फ़ौजी अदालतें बनाई गई थी, गो कि अब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इजाज़त दे दी है, लेकिन फ़ौजी अदालतों को आपने बंद क्यों किया? दहशतगर्द, आप कभी ज़रा ग्राउंड के ऊपर जाके देखें, सोचें, एक आम फ़ौजी की तरह जाके ग्राउंड के ऊपर वक्त गुजारें। ये हम इस वक्त जिनाह हाउस के अंदर मौजूद हैं और शदीद ठंड है, यहाँ पे कोई हमें हीटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है किसी किस्म की। इसके बावजूद हम यहाँ पर महसूस कर सकते हैं कि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो किस तरह मुश्किल होता है ठंड के अंदर वक्त गुजारना। तो ये तो -50 सेंटीग्रेड के अंदर ग्लेशियर्स के ऊपर बैठ के आपके वतन की हिफाजत कर रहे हैं। उनके जज्बात को आप अगर सामने रखते हुए चलेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ग्राउंड के ऊपर जब एक फ़ौजी बड़ी मुश्किल से किसी को पकड़ता है और आपकी अदालतें उसको रिलीफ दे देती हैं, जी अदम सबूत की बुनियाद के ऊपर हम इसको रिलीफ दे रहे हैं, जबकि आपको बाकायदा सबूत की बुनियाद पर पकड़ा गया होता है, तो मैं समझता हूँ कि अदालती निज़ाम के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से फ़ौजी अदालतों के अंदर रैपिड ट्रायल होता है, ये रैपिड ट्रायल की फ़िलॉसफी को हमें एग्जीक्यूट करते हुए, इन दुश्मनों को बेनकाब करते हुए इनको पकड़ना है और इनकी सरकूबी करनी है, तभी मसाइल का हल हो पाएगा, अदरवाइज मसाइल हल नहीं होंगे। रैपिड ट्रायल, साथ साहब आप भी ज़रा इसमें बता दीजिए, ये जो रैपिड ट्रायल की बात हो रही है, तो ये तो क्विक जो ट्रायल है, मुझे तो एक ज़माना याद आता है कि हमें तो ये मुबैना तौर पर बात कर रहा हूँ कि अदालतों ने खुद ही कहा कि ये जो बड़े बड़े दहशतगर्द हैं, हम इनको सज़ाएं नहीं दे पा रहे, इनको फ़ौजी अदालतों से जो है वो सज़ाएं दिलवाएं जजेस को। बल्कि जजेस ने ये कहा
कि हमें धमकियां मिल जाती हैं, हम मजबूर हो जाते हैं इनको छोड़ने के लिए। और हमने ऐसे क्रिमिनल्स भी देखे, उन्होंने अदालत में खड़े होकर कहा कि मैंने 99 तो मार दिए हैं, 100 पूरे करूंगा, तो उसको भी रिलीफ मिला। तो उसका हल फिर फौजी अदालतों में निकाला गया। अगर ये फौजी अदालतें ऐसे लोगों के लिए लगाई जा सकती हैं कि जो इस मुल्क के साथ दहशतगर्दी कर रहे हैं और उन दहशतगर्दों को सरकोबी के लिए ये लगाई जा सकती हैं, तो क्या फौजी तनसीबात, शहदा की यादगारें, उनके ऊपर हमलावरों के लिए ये अदालतें क्यों नहीं लगाई जा सकती? ये क्वेश्चन मार्क है अदालतों के सामने। और अगर वो लगाई जा सकती हैं तो क्या उनको जो स्टे दिया गया था वो क्यों दिया गया था? छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, अभी वापस आता हूं। इन दोनों मेहमानों के साथ ये प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा।